हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से रिलेटेड है। कल 3 मार्च था और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बैक हिस्ट्री की बात करें तो 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 68 सेशन चल रहा था और उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन में ये डिसीजन लिया गया कि हर साल 3 मार्च को इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लोगों को हमारा जो फ्लोरा एंड फोना है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगी और इन सबको कंजर्व एंड प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 की जो थीम है उसके बारे में 2021 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम जो है वो ये है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको 2020 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। नेक्स्ट न्यूज है कोवैक्सीन से रिलेटेड। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला था, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी और कोवैक्सीन जो बनाई थी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ में मिलकर की। तो उसके फेज 3 के एफिकेसी डाटा सामने आ गए हैं और उसमें बताया गया है कि 81% इसकी एफिकेसी है कोवैक्सीन की। और ये जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के, उन वेरिएंट्स के खिलाफ भी अच्छे से काम करती है। यहां पर ये बताया गया है, देखो कोवैक्सीन जिसने आईसीएमआर के साथ में मिलकर के अपनी वैक्सीन को बनाया है, इसमें फेज 3 के लिए 25,800 पार्टिसिपेंट्स को लिया था जो 18 से 98 एज के बीच के लोग थे। फेज 3 स्टडी के लिए इन लोगों को एनरोल किया था और 2433 लोग ऐसे थे जिनकी 60 साल से ज्यादा एज थी और 4500 लोग ऐसे थे इसमें जिनको बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो फेज 3 के रिजल्ट सामने आए हैं जिसमें बोला गया है कि इनकी जो एफिकेसी है वो अच्छी है। यहाँ पर और सारी जो कंपनी है उनकी एफिकेसी वैक्सीन उनकी एफिकेसी यहाँ पर दिखा रखी है। भारत बायोटेक की 80.6%, फाइजर बायोटेक की 95%, मोडर्ना की 94.5%, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 82.4%, गैमेलिया जिसको स्पुतनिक 5 भी बोलते हैं 91.6%। तो ये यहाँ पर इनकी एफिकेसी है। अब देखो भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ में मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया। आईसीएमआर के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 मतलब 1911 में भी इसको आईआरएफए के नाम से एस्टेब्लिश कर दिया गया था, आईआरएफए के नाम से। 1949 में इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर कर दिया गया। जो आईसीएमआर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। देखो जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट देखती हूँ ना तो मैं उसके कुछ आपको मिनिस्ट्री बताती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो बॉडी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जब भी हम किसी बॉडी को या ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री से कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड है वो जरूर हम डिस्कस करते हैं। तो आईसीएमआर किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति वॉइसिंग डिसेंट रखता है गवर्नमेंट के साथ में तो वो सेडिशन नहीं है। वॉइसिंग डिसेंट मतलब अपनी बोली में गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के कुछ भी एक्ट है, उनके खिलाफ में अगर असहमति दिखाता है तो वो राजद्रोह नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, लोकसभा के मेंबर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, उनके खिलाफ में ये सेडिशन केस लगाया गया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना रिजल्ट सुनाया है। अब सेडिशन लॉ क्या होता है? देखो इंडियन पीनल कोड जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था उसी समय इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया गया था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उसी में ही 1870 में
आईपीसी में ही, इंडियन पिनल कोड में ही सेक्शन 124A डाला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि जो हमारे लीडर्स थे उस समय, मतलब जो हमारे नेशनल लीडर्स थे जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाए जा सके। अगर वो कुछ भी अंग्रेजों का जो शासन है उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ सेडिशन चार्ज लगाए जा सके। 1870 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने इसका यूज भी किया था। 1897 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इसका यूज किया, सेडिशन लॉ लगाया। और गांधी जी के खिलाफ भी 1922 में जब उन्होंने यंग इंडिया मैगजीन जो है उसमें अपने कुछ आर्टिकल लिखे तो उन्हीं के आधार पर उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया था। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो नेता हैं वो अपनी आवाज रख करके लोगों को इंस्पायर्ड करेंगे, और इंस्पायर्ड करेंगे तो यार रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा तो अंग्रेजों का राज है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए ये इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। यही कारण है कि वर्तमान समय में इंडियन पिनल कोड को वैसे के वैसे हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय, और सेडिशन लॉ भी फिर उसके साथ में लगाया गया। तो ये बार बार इसीलिए मांग उठती है कि जो सेडिशन लॉ है वो तो अंग्रेजों के समय का, ब्रिटिश रूल के समय का लॉ है, इसको अब क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। क्योंकि जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था उन्हीं ब्रिटिशर्स के देश में, मतलब यूके में 2010 में इसको रिपील कर दिया गया है। इसीलिए इसकी मांग उठती रहती है कि सेडिशन लॉ को हमारे इंडिया में भी हटा दिया जाए या फिर समय की मांग के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए। नेक्स्ट न्यूज AIADMK से रिलेटेड है। AIADMK जो पार्टी है तमिलनाडु में, जिसका फुल नेम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, उसकी जो फॉर्मर इंटरिम जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं VK शशिकला, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लेंगी। ठीक है, अगर इस AIADMK की पार्टी को अगर हम जाने तो ये जो तमिलनाडु की पूर्व चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, आज क्रिकेट से रिलेटेड कुछ डाटा है। हमारे एक बॉलर है R अश्विन, उन्होंने 400 विकेट लेने में, टेस्ट में 400 विकेट पार कर लिए हैं, और इंडिया के जो 3 इंडियन स्पिनर हैं उनमें से वो एक हो गए हैं। ठीक है, अगर सबसे फास्टेस्ट बात करें तो श्रीलंका के M मुथैया मुरलीधरन ने 72 टेस्ट में 400 विकेट ले लिए थे, और R अश्विन ने 77 टेस्ट में ये जो अचीवमेंट है उसको अचीव किया है। जो R अश्विन है वो ऑफ स्पिनर बॉलर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा थे। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या किया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आस्क फॉर रिपोर्ट इन नवदीप केस, नवदीप केस में रिपोर्ट मांगी है NHRC ने। देखो, ये जो नवदीप कौर जो है उनको 12 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट है और वो विरोध कर रही थी कुंडली में जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस के लिए, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया। इसीलिए अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि जो भी आपके इनके खिलाफ में जो भी काम किया गया उसके बारे में रिपोर्ट आप हमें दीजिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू किसी को बनाया जाता है वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मतलब जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। ठीक है, 1993 में इसको बनाया गया था। इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो NHRC में एक तो होता है चेयरमैन और 4 होते हैं मेंबर। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या समझ में आया? जो भी इन कमीशन के हेड होंगे वो खुद ब खुद नेशनल NHRC के क्या बन जाएंगे? एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब कि जो भी इन, ये हमने नेशनल कमीशन फॉर SC ST वीमेन माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया, जो भी उनके हेड होंगे वो इनडायरेक्टली, मतलब जो भी हेड होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा NHRC का। 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 फुल मेंबर। ठीक है,
जो चेयरमैन होता है वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और जो मेंबर्स होते हैं वो सर्विंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छी एक्सपीरियंस होती है। ये एनएचआरसी का हमने कंपोजिशन देखा। इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? उस कमेटी में 6 लोग होते हैं। पीएम उस कमेटी का हेड होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और अपोजिशन के लीडर दोनों ही हाउस में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो अपोजिशन ऑफ लीडर होते हैं वो होते हैं उसके मेंबर। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा होम मिनिस्टर होता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो इसके मेंबर होते हैं। 6 लोगों की टीम होती है जिसको चेयरमैन, उस कमेटी को चेयरमैन होते हैं पीएम। वो रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। और देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको अगर अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए कंसल्टेशन लेनी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे कंसल्ट करते हैं और फिर इनको अपॉइंट किया जाता है। देखो, जो एनएचआरसी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है गवर्नमेंट को। उसका काम ना तो वो उसकी जो सलाह जो दी जाती है, जो रिकमेंडेशन दी जाती है गवर्नमेंट को, वो बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं होती है। अगर किसी ने वायलेशन किया है तो ना तो उसको पनिशमेंट कर सकती है एनएचआरसी और ना किसी को कंपनसेट कर सकती है एनएचआरसी। ये सिर्फ और सिर्फ देख सकती है किसी मुद्दे को और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये एनएचआरसी से रिलेटेड मुद्दे अपन ने देखे। नेक्स्ट न्यूज वैक्सीन से रिलेटेड है। देखो, पहले वैक्सीन के लिए टाइम डिसाइड किया गया था कि 9 AM से 5 AM के बीच में ही वैक्सीन लगवाया जा सकता है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि दोबारा से कोविड-19 के जो केसेज बढ़ रहे हैं उनकी वजह से वैक्सीनेशन को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो 24/7 टाइम, मतलब अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सुविधा है, वहाँ पर लोग अवेलेबल हैं और लोग लगवाने के लिए, वैक्सीन को लगवाने के लिए भी अवेलेबल हैं, तो कभी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, हमारे देखो पीएम ने पहले वैक्सीन लगवाई। अब हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने ऊपर अप्लाई करवाया है और उन्होंने बोला है, प्रेसिडेंट ने, कि जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेज को लेकर के है। 6 स्टेट्स में रेगुलर कोविड-19 के नंबर्स बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका में रेगुलर केस बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में केसेस देखने को मिल रहे हैं और अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो उसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। नेक्स्ट न्यूज वैक्सीनेशन को लेकर के ही है। देखो, जब भी किसी को वैक्सीनेशन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसमें 14 में, मतलब एक स्टडी सामने आई है, उसमें बोला गया है कि 14 डेज में उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का जो लेवल है वो बूस्टअप होने लग जाता है। और कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उस समय उसने अपने ऊपर वैक्सीन अप्लाई करवाया है तो उसकी बॉडी में तो 7 दिन में ही जो एंटीबॉडी है उसको इंक्रीज देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये स्टडी हुई है, उसमें ये चीज सामने आई है। नेक्स्ट न्यूज, एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च सामने आया है, यूएस का एक थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस, उसने बोला है कि इंडिया में जो है वो इंडिया में अगर हम फ्रीडम की बात करें तो वो घटती जा रही है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ पार्टली फ्री है, मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें इंडिया के जो लोग हैं उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। 2019 के डाटा से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो स्कोर है वो 67 रह गया है पिछले साल की तुलना में। मतलब पिछले साल में इंडिया की जो स्कोर था वो 71 था। 100 पॉइंट्स हैं उनके आधार पर स्कोर दिया गया है और इंडिया का स्कोर इस बार 67, मतलब कम हो गया है। हमारे यहाँ पर जो फ्रीडम है लोगों की वो कम होती जा रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। हमारे जो पीएम है वो एक
मतलब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज है वो एजुकेशन में बैरियर नहीं होनी चाहिए। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी में ये ही इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि टैलेंट जो है उसमें किसी भी लोग में टैलेंट की कमी नहीं है, और अगर सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर वो टैलेंट पीछे रहता है तो उसको बीट करने के लिए ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, ताकि लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लर्निंग पर फोकस कर सकें और जो अपना टैलेंट है उसको बाहर निकाल सके। इसीलिए वो एक एजुकेशन इनिशिएटिव को मतलब एक वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे, और उसी समय हमारा जो यूनियन बजट है उसमें एजुकेशन के बारे में क्या क्या इनिशिएटिव लाए गए हैं उन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि हमारी कंट्री में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुद की लैंग्वेज को जानते हैं, और अगर उनको सिर्फ खुद की लैंग्वेज को जानने के आधार पर उनको डेवलपमेंट जर्नी से बाहर नहीं किया जा सकता। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब के ऊपर क्या दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है, जोर दिया गया है कि लोगों को डेवलपमेंट जर्नी में लोगों का इंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।